There is a thin line of difference when it comes to writing a good essay and writing an excellent essay. And as the essay paper is approaching for the mains 2026 aspirants, it is my job and very important for me as your essay educator, my name is Kuber Singh, to inform you certain facets about essay writing. And if you are one serious aspirant preparing for essay, please wait for another 15 minutes for this video to end. Now, let's understand one thing, guys. So when we're talking about essay writing, अंडरस्टैंड वन थिंग, ये एक ऐसा पेपर है जहां पे कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, कोई राइट आंसर नहीं है. आई मीन योर एसे व्हाट यू फील आपने एक्सप्रेस करा है दैट कुड बी राइट, व्हाट समबडी एल्स हैज एक्सप्रेस्ड इट वो उसका एक्सप्रेशन है. सो देयर इज नो राइट आंसर, एज इन लाइक इट्स एवरीबॉडीज एक्सप्रेशन. आपका अपना एक्सप्रेशन करने का एबिलिटी है, आपका अपना नैरेटिव वीव करने की एबिलिटी है, और हर किसी की एबिलिटी और क्षमता डिफर करेगी, हर किसी की सेम नहीं होगी. ऑलराइट. एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो ना एक गलती करते हैं, व्हिच इज व्हाई दे एंड अप स्कोरिंग वेरी बिलो एवरेज मार्क्स, इज दैट दे एंड अप राइटिंग अ समरी ऑफ द फैक्ट्स. इंफॉर्मेशन डंप कर देते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का वो समराइज कर देते हैं, व्हिच मेक्स इट लुक लाइक अ वेरी जनरल स्टडीज बेस्ड आंसर. और अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की बात करूं, बिकॉज आज का वीडियो इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेलेवेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हमने 2025 के एसए के पेपर में देखे थे. अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा पैनिक और घबराहट लोगों के मन में पैदा कर देते हैं, दैट व्हाट डू आई इवन राइट अबाउट अ टॉपिक दैट द आर्ट ऑफ सबड्यूइंग एनिमीज विदाउट द वॉर. अगर ये सांजू का कोट अगर पूछा गया है, सो व्हाट डू आई डू एंड अप राइटिंग अबाउट वॉर एंड फाइटिंग? इज दिस टॉपिक गोइंग टू आस्क मी टू राइट अबाउट वॉर एंड फाइटिंग ओनली? हाउ डू आई declutter this topic? How do I decode this topic? And how do I use whatever information and knowledge I have based upon my studies in GS and current affairs so that I can apply all that knowledge in this essay topic? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए रहता है. अगर आपके लिए भी है तो you should stay on till the end of this video. That's my humble request. Now यूपीएससी का essay जो है वो आपकी नॉलेज को टेस्ट कर ही नहीं रहा है. They know that you have studied so much of general studies, optional, current affairs, this magazine, that magazine. They all know that. It is not a test of your knowledge alone. It is your test, the ability that how you can think, how you can weave a narrative, how you can write while you're thinking. It is not testing whatever knowledge of facts you have ratified. It is the ability to weave an argument, to weave a narrative, which compels the examiner to give you मार्क्स. नाउ मीडियोकर ऐसे अगर आपने लिखा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसमें कोहेरेंस है, उसमें फ्लो है, आपको मार्क्स मिलेंगे. आपने बहुत ही हाई फाई फिलोसफिकल हाई जागरण में बहुत ज्यादा हाई वोकैबुलरी ऐसे लिख दिया जिसमें स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ लेम फिलोसफिकल बातें हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो योर कंटेंट कैन बी मीडियोकर, बट योर एबिलिटी to weave that content with a certain narrative that needs to be very good, which is why you will get more marks. Now, if I talk about UPSC 2025, what did that paper of 2025 essay paper proved? All 8 topics in 2025, they were philosophical. Zero straightforward factual topics. They were zero straightforward factual topics. Section A में truth, war, thought, bitter experiences, ये कुछ themes थे, pure abstract themes. Section B में muddy water, years versus days. आई एम श्योर कि आपने 2025 का एसए का क्वेश्चन पेपर देखा हुआ, नहीं देखा तो प्लीज हमारी वेबसाइट पे जाके देखें. जर्नी वर्सेस डेस्टिनेशन, कंटेंटमेंट, ये सब मेटाफर्स बेस्ड टॉपिक्स थे. यानी कि जो टॉपिक्स थे वो डुएबल थे, हाउएवर दे वर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स. दे वर नॉट purely thematic topics, and they were not very hardcore philosophical topics as well. That is what my analysis was. Now, the message was very loud and clear that UPSC is rewarding the ability to think. Now, UPSC rewarding thinkers doesn't mean that you have to be a thinker like Karl Marx or like Nietzsche, but UPSC is awarding the ability for you to think and weave an argument. It is not rewarding somebody who's just dispensing information. ऑलराइट, जैसे वो हैंड डिस्पेंसर होता है ना, जब आप हाथ धोते हैं तो आप कहीं जाते हैं तो वो आप उसमें से अपना वो नैपकिन टिश्यू पेपर रोल आउट करते हैं. सो आई मीन यूपीएससी इज नॉट रिवॉर्डिंग योर एबिलिटी टू जस्ट कीप रोलिंग द नैपकिन for washing your hands. UPSC is awarding the ability that how you can think and how you can weave an argument. That is what is very very important. अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को प्रिपेयर करा है और आप में एबिलिटी नहीं है कि आप उसको फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ ग्राउंड कर सके, तो यू माय डियर फ्रेंड विल स्टैंड एक्सपोज्ड एंड यू विल नॉट गेट मार्क्स इन द एसे पेपर. मैं आपको बहुत फ्रैंकली और ब्रूटली बता रहा हूं. नाउ, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में कोर टेंशन होता है. क्या होता है? कोर टेंशन होता है. और रियल जो एसे का एसेंस है ना, वो इसी टेंशन के विद इन आपको देखने को मिलेगा.
अब अक्सर आपको टॉपिक के पीछे एक मेटाफर को ढूंढना पड़ेगा, डीक्लटर करना पड़ेगा, ताकि आप एक यूनिवर्सल क्लेम बना सको जिसको आप कोरिलेट कर सकते हो सोसाइटी के साथ, गवर्नेंस के साथ, एनवायरमेंट के साथ, एथिकल एंगल के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। और जो कीवर्ड्स हैं विद इन अ टॉपिक, दे आर योर एंकर्स, दे आर योर एंकर्स। और ये हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं बिफोर इवन यू एंड अप टचिंग द आंसर शीट। नाउ हर एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कनेक्ट करेगा मल्टीपल रियल वर्ल्ड डोमेन्स के साथ, चाहे वो डिप्लोमेसी का डायमेंशन है, चाहे वो एथिक्स का डायमेंशन है, चाहे वो गवर्नेंस का डायमेंशन है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का डायमेंशन है। और अगर मैं एग्जामिनर के मन में जो जहन में जो सवाल है, उसके मन में जहन में सवाल क्या है कि क्या ये एस्पिरेंट सोच रहा है, सोच के लिख रहा है, या सिर्फ लिख रहा है। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन राइटिंग एंड थिंकिंग इन राइटिंग। अंडरस्टैंड यार, 3 hours and 2 essays, so you have time to think. In general studies का जो पेपर होता है, GS 1 2 3 4, you have multiple questions over there and therefore the time is limited. Therefore, your ability to be creative and to think is much more because you have more time at your disposal in the essay paper. But you do not have the luxury in the general studies paper. Please understand that thing. Now, for example, हम ये टॉपिक उठाते हैं, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. ये टॉपिक था 2025 के एसए के पेपर में आया था। अब ये सन तजू का कोटेशन है, आर्ट ऑफ वॉर। सन तजू ने किताब लिखी थी हजारों साल पहले, 5000 साल पहले किताब लिखी थी। और ये कोटेशन इंटेलेक्चुअल डेप्थ को दर्शाता है। आप कितना इंटेलेक्चुअली और स्मार्टली इसके डेप्थ में जा सकते हैं, ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। सरफेस लेवल पे मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, दैट यू हैव टू डिफीट द एनिमी विदाउट फाइटिंग अ बैटल। सरफेस लेवल पे ये जो टॉपिक है, ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी और मिलिट्री वॉरफेयर के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है। बट केवल वही डायमेंशन तो पेपर में नहीं लिख के आएंगे। आफ्टर ऑल 1000 वर्ड्स का, 1200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, एक ही डायमेंशन से तो आप ऐसे नहीं लिख के आएंगे। यू हैव टू जनरेट मल्टीपल डायमेंशंस। नाउ डीपर रीडिंग पे जाते हैं, डीपर लेवल रीडिंग पे। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर इज जब आपका ओपोनेंट सरेंडर कर देता है बिना आपके एक भी गोली चलाए, यानी कि आपकी पावर इतनी इंटिमिडेटिंग है दैट बिना आपको इस बात का प्रदर्शन करे, बिना आपको उसको मजबूर करे, आपका जो ओपोनेंट है वो आपके आगे हाथ जोड़ देता है। ऑलराइट, ये डीपर रीडिंग पे इस कोटेशन का मतलब आता है। द रियल टेंशन, रियल टेंशन जो यहां पे इस स्टेटमेंट में है, हार्ड पावर, यानी कि हार्ड पावर हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, फोर्स, वेपन्स, वर्सेस सॉफ्ट या स्मार्ट पावर। अब देखिए, अब जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, डेटरेंस की बात आती है, डिप्लोमेसी की बात आती है, सैंक्शंस लगाने की बात आती है। सो यानी यहां पे जो कोर टेंशन है, दैट देयर इज अ चॉइस, ईदर यू फाइट द वॉर in whatever situation, whether that is fighting the war on the battleground or whether that is fighting a war against economic malpractices. And the other option is that you don't end up fighting the war on the battlefield, but you make the stakes very high for your opponent to wage a war against you. Simple as that. All right. Governing thesis, force is the failure of strategy. हर बात पे आपको अपना 18 इंच का, 20 इंच का बाइसेप दिखाने की जरूरत नहीं है। बल अगर दिखाना है, doesn't mean physical force. Sometimes the force can also be mental and manipulative force. All right. Now, अब यहां पे 3 स्टेप एक फॉर्मूला है जो कि आपने फॉलो करना है कभी भी आप एक फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को अप्रोच कर रहे हैं। 3 स्टेप एब्स्ट्रैक्ट डीकोडर। स्टेप नंबर 1, अनपैक द मेटाफर। Subdue without fighting is equal to achieving objectives without violence. What are the non-violent instruments of power? What are the non-violent instruments of power? We've always thought of fight and power struggle with violence, but this topic is talking about not really promoting or using violence. Step 2, map the domains. Diplomacy, economic sanctions, information warfare, cyber warfare, deterrence, cultural soft power, psyops, ये क्या हैं? ये सारे dimensions हैं। इन dimensions के आधार पे आप अपने arguments को weave कर सकते हैं। Now, of course, you have the option कि आप example based approach follow करें या theoretical based approach follow करें। Some of you might be very good in following a theoretical argument based approach. Some of you might be very skillful in following a example based approach. That depends upon your comfort. I'll talk more about that in the essay series आगे जाके, about the difference between both the approaches. Step number 3, आप करंट अफेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2023 से लेके 2025 के बीच में, लास्ट 2 इयर्स में, चलो 2026 तो चल रहा है, ऐसे कौन से करंट अफेयर्स आए हैं आपके जहन में जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं सबड्यूइंग विदाउट फाइटिंग वाली एबिलिटी को, इंडिया के पर्सपेक्टिव से या इवन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से?
ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल दूंगा आपको। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? डेटरेंस था, डेटरेंस सिग्नल टू पाकिस्तान। इट वाज नॉट अ फाइट, इट वाज नॉट अ वॉर जो कि हमने पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ लड़ी थी, हमने प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए थे। और ये हमारा डेटरेंस का प्रिंसिपल था, दैट लुक वी हैव एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, यू विल किल आवर पीपल, वी विल हिट दोज वेरी टारगेट्स एंड दोज वेरी स्पॉट्स जहां से आपके वो आतंकवादी जो है वो ऑपरेट करते हैं। Then India का वैक्सीन मैत्री as a soft power example. Now, who were we trying to subdue? Now, the enemy was against the image of India. इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था कोविड के पीक पे, that was again the ability to demonstrate, for India to demonstrate that look, we have been labeled as a very poor country, as a country who is having many poor people, people having, you know, zero healthcare facilities, that COVID के टाइम पे ये धारणा भी थी कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं, etc., etc. But we are the same country who's also the pharmacy of the world. So therefore, we are trying to subdue the notion which was against India by actually promoting this vaccine method, and also soft power multiplier, that we are exporting vaccines to least developing countries and also to the countries in the neighborhood. That when it comes to delivering, it is not only about infrastructure and bridges or connectivity projects जो कि China deliver करता है, but when it comes to helping people to save their lives, the human capital, what is most important is to deliver medicine and aid, which we have done, demonstrated. Then America के tax sanctions on China का semiconductor industry. Again, that is not America and China going into a battlefield and fighting a war, but sanctions के जरिए tech companies के ऊपर sanctions लगा दिए, tech companies के stakes high कर दिए कि वो China में operate ना करें, Chinese tech companies के stakes high कर दिए कि वो China से export ना कर सकें. Again, that is an example of subduing the enemy without fighting a physical war. या रशिया यूक्रेन की बात करें, नेटो का इकोनॉमिक वॉरफेयर हो थ्रू sanctions on Russia, through the swift exclusion, by excluding Russia from the swift payment of systems, etc. Now understand one thing, एक यहां पे आपके लिए पॉइंटर है, प्लीज डोंट स्टार्ट राइटिंग अंटिल, जब तक आपने ये जो 3 स्टेप्स है ना, स्टेप 1, 2 एंड 3, जब तक आपने ये तीनों स्टेप्स को एक रफ पेपर पे, रफ शीट पे लिखे ना हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास 1.5 आवर है एक ऐसे लिखने के लिए, जिसमें से आपने कम से कम 5 to 7 मिनट्स एक रफ थीसिस बनानी है, जहां पे क्विक पॉइंटर्स बना रहे हो, जो पॉइंटर्स को आप इलाबोरेट करोगे अपने एसे में। वो काम बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, सीधा ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। Okay. Now, building the argument 5 dimensions. Now, for example, I advocate that you should have at least 5 to 6 dimensions. There is no point that you end up having 10 dimensions or 20 dimensions. It is not a paper whereby you will be rewarded on your ability to collect more examples. It is the ability that you're able to weave your arguments skillfully with even limited number of examples and with at least 5 dimensions. Now, every dimension will have one body section and each will need a current affair anchor. Theory supported by a current affair anchor. Now, military strategic dimension can be one. Economic dimension can be one. For example, sanctions, trade wars, supply chain weaponization. इसमें से किसी चीज के बारे आप डिटेल में लिख सकते हैं. Not everything, but कोई एक चीज को पकड़ सकते हैं. Right? Then diplomatic की बात करें तो चाहे वो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है, चाहे वो वैक्सीन मैत्री है, चाहे वो इंडिया बीइंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई मीन देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स विद इन द डिप्लोमैटिक डायमेंशन जिसको आप एलैबोरेट कर सकते हैं। सिमिलरली इंफॉर्मेशन और साइबर वॉरफेयर की बात करें, साइऑप्स हो, साइबर वॉरफेयर हो, नैरेटिव कंट्रोल हो, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हो, इज ऑल्सो अ टेक्निक, is also a hybrid technique by countries nowadays to subdue the enemy and also to make their opponent on the losing side without firing a bullet. That is again one strategy. And then civilizational dimension, cultural dominance as the deepest form of subduing. So whether that is Hollywood, whether that is Silicon Valley, whether that is the legacy of Sanskrit, whether that is yoga, again these are cultural symbols which help a certain country to dominate and to also weave a narrative which is in favor of that country. But at the end of the day, it is also helping to subdue the opponent. Now, अब यहां पे करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स एज अ एम्युनिशन। अब यहां पे 3 लेवल्स की बात आती है, एग्जाम्पल, analysis, implication. Most of the people, they end up just writing the example. They don't end up doing the analysis and what is the implication of that analysis. So for example, अगर आप यूएस चाइना टेक वॉर की बात करते हो ऐसे टॉपिक में, तो आप बताओगे कि अमेरिका ने, एक डच कंपनी है ASML, जो कि बहुत लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो अमेरिका ने बैन कर दिया ASML का EUV, इलेक्ट्रिक अल्ट्रा वॉलेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स होती हैं, बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, इसके बारे में पढ़ना आप गूगल पे, ये चाइना से बन के आती हैं। अब अमेरिका ने वो बैन कर दिया, यहां पे बात देख के आपका आर्गुमेंट खत्म नहीं होता, विच मींस चाइना, अगर ये बैन कर दिया तो चाइना एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा।
सो विच मीन्स के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी चाइना की स्लो डाउन होगी. नाउ दिस इज अमेरिका नॉट फायरिंग अ सिंगल बुलेट बट ऑल्सो cutting across and also making it very difficult for China to do military modernization in technology. All right. Analysis. Economic choke points are the new front lines. Economic choke points are the new front lines. Implication. Technological dependence is the modern form of strategic vulnerability. तो आपने ये एग्जाम्पल को सिर्फ यहां पे नहीं छोड़ दिया कि यूएस चाइना टेक वॉर एंड दैट्स इट, यू फिनिश्ड. आपने इसको इलैबोरेट उस लेवल तक करना है जहां पे आप एटलीस्ट एक डायमेंशन को लेट्स से 150 वर्ड्स में डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो दैट हाउ इज इट रिलेटेड टू द कोर टेंशन बिहाइंड द टॉपिक कंसर्न, द कोर टेंशन. देन ऑपरेशन सिंदूर हो या इंडिया की वैक्सीन मैत्री की हम बात करें, जैसे आपको पहले बताया था, डिमॉन्स्ट्रेट करो कि आप ये एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर एक टॉपर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो हाउ वुड एन आइडल टॉपर्स इंट्रोडक्शन लुक लाइक. अब जैसे ये टॉपिक है सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग. अब इसमें हुक क्या होगा कि इतिहास का जो ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज हैं दे वर वॉन नॉट ऑन, दे वर वॉन ऑन द बैटलफील्ड्स, राइट. द रोमन एम्पायर डिकेड फ्रॉम विद इन, राइट. सॉरी, कम अगेन, आई मीन मैंने यहां पे गलत बोल दिया कि इतिहास गवाह इस बात का कि जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है दैट इज नॉट ऑन द बैटलफील्ड. फॉर एग्जांपल रोमन एम्पायर की बात करें दैट डिकेड फ्रॉम विद इन. ब्रिटिश राज की बात करें दैट वाज डिसमेंटल्ड नॉट बाय आर्म्स बट आल्सो बाय वन धोती क्लाड मैन, महात्मा गांधी, विद अ स्पिनिंग व्हील. ना अब ये एक बहुत अच्छे तरीके से आपने 2-3 लाइनों में इंपैक्ट डाल दिया while you're introducing your opening statement. While you're introducing your opening idea, you need to be sure that you have to write it in a way which looks very engaging. You know, whenever you see a reel or a YouTube short, you just don't see it for the sake of the information it is conveying. You see it because उसमें क्या hook है, उसमें hook point क्या है. What is the hook which is compelling you to watch that reel? Now, whether that is for 2 minutes or whether that is for 8 seconds, that is something which is different. But there has to be a hook. Define the tension. The paradox at the heart of the power. ये आपने introduction में define करना है. Paradox at the heart of the power that the most devastating power is the one which has never been utilized to be used. That is the most lethal form of power जिसको कभी use करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. And acknowledge the complexity. Modern statecraft still requires military capability. Doesn't mean that we don't invest in the military capability. But deterrence without credible force is a bluff. तो ऐसी चीजें आपने इस टॉपिक, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन टॉपिक टू टॉपिक. मैं तो इस टॉपिक का एग्जांपल ले रहा हूं दैट जब हम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को अप्रोच करते हैं, इट इज नॉट ओनली अबाउट कलेक्टिंग एग्जांपल्स एंड जस्ट राइटिंग देम डाउन. दैट इज व्हाई यू गेट वेरी एवरेज मार्क्स बिकॉज यू आर जस्ट राइटिंग द एग्जांपल. यूक्रेन, गाजा, दैट्स इट. You have not explained that why is that example relevant. The why and the how is very important. All right. So the thesis, the supreme art of statecraft is to make the use of force unnecessary through economic sanctions, through psyops, through information warfare. यानी कि again ये आपने thesis statement अपना लिख दिया. आपने इंट्रोडक्शन में, जब आपने इंट्रोडक्शन शुरू किया है तो आप इंट्रोडक्शन के बाद अपना एक थीसिस स्टेटमेंट दे रहे हैं 2 या 3 लाइनों में, जो कि आने वाले एसे को समराइज कर रहा है. आपने समराइजेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं करना. बट फॉर द एग्जामिनर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू नो एट दिस स्टेज, him or her, whoever the examiner is, that you've understood the topic, you've given the introduction, and you've also given a nice summary in a thesis manner, which is also explaining that what is it which you're going to write ahead. Now, what does this, ये क्या करता है? This places the essay in the times of 2025-26. At the same time, this is also honoring Sun Tzu का quote, जो कि 5000 साल पुराना है. नाउ अगेन इंडिया स्पेसिफिक एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है. इंडिया का खुद का जो एंशिएंट टेक्स्ट है, आपका अर्थशास्त्र में साम दाम दंड भेद की बात करिए, दैट इज अगेन व्हाट वी कॉल एज सबड्यूइंग द एनिमी विदाउट फाइटिंग द वॉर. ऑफ कोर्स इसमें दंड की बात आती है, साम की बात आती है, भेद की बात आती है. तो दंड इज पनिशमेंट, पनिशमेंट कैन ऑल्सो बी फाइटिंग वॉर. बट अगेन ये जो साम दाम दंड भेद है, दिस इज अगेन अ स्ट्रैटेजी जहां पे आप डिप्लोमेसी के जरिए, मैनिपुलेशन के जरिए, स्ट्रैटेजी के जरिए आप अपने ओपोनेंट को सबड्यू कर सकते हैं. गांधी का सत्याग्रह, अगेन इसमें कौन सा वायलेंस था? कितने एग्जांपल्स हैं सत्याग्रह के? आप चंपारण सत्याग्रह से शुरू कर लो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो, खेड़ा सत्याग्रह हो, आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, उससे पहले साउथ अफ्रीका में चले जाओ. तो कितने सारे एग्जांपल्स हैं जो कि दिखाते हैं कि गांधी जी ने कोई वायलेंस का या वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया था टू सबड्यू द एनिमी. ऑलराइट. या इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, भैया हम तो ना नेटो में हैं ना हम एससीओ में हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं नेटो मेंबर्स के साथ भी, एससीओ के साथ भी. हम दोनों के साथ कंसेशंस ड्रॉ करते हैं विदाउट बीइंग कमिटिंग टू ईच अदर, विदाउट बीइंग कमिटेड टू एनी वन ऑफ देम. सो दैट इज अगेन स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी इज अ फॉर्म ऑफ सबडूइंग विदाउट फाइटिंग. ऑलराइट.
देन पोस्ट पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हो, हमने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया हो डिप्लोमैट्स को, दैट इज अगेन नॉन काइनेटिक मोड्स ऑफ एक्शन, बट अगेन दैट इज दीज नॉन काइनेटिक मोड ऑफ एक्शंस आर आल्सो हेल्पिंग अस टू सबड्यू द एनिमी, causing them damage by suspending this Indus Water Treaty. And then BrahMos to Philippines, arming an adversary of your adversary. Philippines is an adversary of China because of the disputes happening in the South China Sea, the claims which China has over certain islands like the Scarborough Shoal, which is claimed by Philippines as well. So arming China ka adversary and treating that as a friend, that is again a Chanakyan strategy. That is again something which we are subduing the enemy without fighting a war with China. All right. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एब्स्ट्रैक्ट एसेस की बात करते हैं, विच इज द एबिलिटी टू हैव काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एज वेल. एक ऐसे जिसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है तो वो प्रोपेगेंडा है, दैट इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा नॉट एनालिसिस. काउंटर आर्ग्यूमेंट, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री दिखाता है दैट सम एनिमीज ओनली अंडरस्टैंड फोर्स, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अपीजमेंट इनेबल करता है एग्रेशन को. हम फॉर एग्जांपल हिटलर की बात करें, हिटलर को अपीज करा था तब की फ्रांस और यूके की सरकारों ने, विच लेट हिटलर टू बी व्हाट वी नो हिटलर अबाउट. या पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, बिकॉज इंडिया का स्टैंड किसी जमाने में इतना हार्ड या इतना सतर्क नहीं था जितना अभी है. सो दैट लेड टू व्हाट अपीजमेंट, दैट लेड टू दैट होप एंड ऑप्टिमिज्म के पाकिस्तान सुधर जाएगा. सो देयरफॉर नॉट एवरी टाइम दिस कोटेशन विल टर्न आउट टू बी ट्रू. सो देयरफॉर आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में दो काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर दें. फॉर एग्जांपल आप चाहे वो हिटलर का एग्जांपल दे सकते हैं, वो पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एग्जांपल दे सकते हैं, या आप चाइना के गलवान इंसिडेंट का एग्जांपल दे सकते हैं. भैया हम तो चाइना के साथ व्यापार कर रहे हैं, ब्रिक्स में हैं, हम एससीओ में हैं, हम चाइना के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखना चाहते हैं साउथ एशिया में, बिकॉज दो बहुत बड़े देश है एशियन कॉन्टिनेंट में. लेकिन चाइना अभी भी पुरानी बातों से नहीं हटता है. मतलब ये गलवान इंसिडेंट को, अब तो इस गलवान इंसिडेंट को भी 6 साल हो गए, बट द थिंग इज दैट इट वाज अ बैकस्टैप, दिस वाज नॉट डन इन गुड फेथ फॉर इंडिया. So therefore there are examples जो कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट में दे सकते हैं. So the essay does not argue against military capability. It argues that preparedness deters better than deployment. So India का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, that has prevented nuclear war. We are living in a nuclear armed neighborhood. एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, but still we have the ability. We have the nuclear ability, despite pressure from America and the West. We have not succumbed or given under the pressure of the West. Despite being a nuclear power, we have definitely not signed any NPT, right? सो अगेन सेकंड आर्ग्यूमेंट, सॉफ्ट पावर की बात आती है कि सॉफ्ट पावर जी बड़ा स्लो होता है. आप सैंक्शन से सिविलियंस को हर्ट करोगे, कंट्री को, रेजिम्स को तो कोई ठेस नहीं पहुंच रहा है. अगर आज आपने किसी कंट्री पे, ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो इरानियन रेजिम के ऊपर तो ठेस नहीं पहुंची ना, ईरान के लोगों के ऊपर ठेस पहुंच रही है कि उनकी इकोनॉमी वीक हो रही है, फॉर एग्जाम्पल. सो देयरफॉर काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है. सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको अपने एस्से में काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी पेश करने हैं. Because one side of the story is whatever you're saying, that yes, I agree that the art of subduing the enemies without fighting the war. But then again, you have the ability to give counter arguments. That is what will make your essay look not like a propaganda. Because otherwise, if you're just writing, one thing in the favor of the topic, then that's like a propaganda. You have to weave your narrative in a way which looks very balanced. Remember that. Now, common mistakes on this topic, which is that you're writing only about the military strategy, which is not correct. Then you're quoting Sun Tzu once and then forgetting him altogether. Then using current affairs as a list, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, गाजा, बस आपने वो लिस्ट के तौर पे एक एक लाइन में लिख दिया. कितने सारे बच्चों के एसेज मैंने चेक करे हैं, 5000 से ज्यादा एसेज मैंने चेक कर दिए हैं, and I've been disappointed many number of times for the same reason that you just end up writing this, that. You don't end up explaining what, why, how. That is also very important. So ending with India should adopt a multi-pronged approach. This is not a GS answer, yaar. Please don't use such lines. This is a very boring line. This is a very cliche line. This is the weakest possible conclusion ever. And also you're ending up doing this mistake. You're missing the domestic dimension. For example, India का अगर हम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें फॉर फूड सिक्योरिटी या सोशल वेलफेयर स्कीम की बात करें, दैट इज ऑल्सो इंटरनल सबडूइंग ऑफ डिसकंटेंट. Why aren't you also exploring this domestic angle in terms of equating this quotation? It is not only talking about war and war and war. All right? So understand one thing, conclusion formula में 4 elements होने बहुत जरूरी हैं. एक तो synthesis, that you have to bring together the military deterrence plus economic statecraft plus soft power plus civilizational legitimacy as the 4 layers of subduing without fighting. Then India specific vision, यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात आ जाती है, larger human truth की बात आती है कि हर एक relationship, चाहे वो देश के बीच में हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो, दो व्यक्तियों के बीच में हो, दैट इज अल्टीमेटली रिजॉल्व्ड नॉट बाय किसने ज्यादा पंच किया, किसने ज्यादा मुक्का मारा, बट बाय द मोस्ट लेजिटिमेट क्लेम. And closing line, that a nation that must go to war has already lost the first battle.
that war should always be the last resort, diplomacy should be the first resort. तो ऐसी स्मार्ट स्टेटमेंट्स अगर आप लिखेंगे अपने ऐसे में कंक्लूजन पॉइंट में, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और द चेकलिस्ट बिफोर यू एंड अप सबमिटिंग योर एसे, कि क्या मेरा इंट्रोडक्शन कंटेन करता है क्लियर आर्ग्यूबल थीसिस, नॉट जस्ट अ डेफिनेशन. प्लीज डोंट एंड अप जस्ट राइटिंग अ डेफिनेशन एंड थिंकिंग दैट यू हैव डन योर जॉब. हाउ आई यूज एटलीस्ट 3 to 4 करंट अफेयर्स एग्जांपल्स. क्वालिटी पे हम खेलेंगे, क्वांटिटी भी नहीं, क्वालिटी पे. दैट that at least 3 to 4 current affairs examples have been utilized and each have been analyzed across example analysis and implication wala frame. And have I connected India का civilizational tradition, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे वो महात्मा गांधी है, to modern statecraft. ये चीजों को सोचना बहुत जरूरी है. क्या मैंने एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑनेस्टली दिया है कि नहीं दिया है? क्या हर एक पैराग्राफ में थीसिस या जो थीसिस का स्टेटमेंट है वो एडवांस हो रहा है कि सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन डंप कर रहा हूं? And is my closing line memorable? Will the examiner pause for a moment and be compelled to give you more marks? And क्या word count मेरा 1000 से 1200 words के बीच में है कि नहीं है? ये कुछ चीजें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है. बहरहाल दोस्तों, एसए में अगर आप स्ट्रगल कर भी रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है. आई एम देयर फॉर ऑल ऑफ यू. और एसए का क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल एंड इज लाइव. एसए का क्रैश कोर्स 15 जून से शुरू हो रहा है. 5 हाई क्वालिटी लेक्चर्स होंगे जहां पे मैं 10 इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर आपके साथ फ्रेमवर्क्स डिस्कस करूंगा बेस्ड अपॉन द पीवाईक्यूज फ्रॉम 2020 टू 2025. 5 एफएलटीज होंगे. इसके मॉडल एसेस, मॉडल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे. इवैल्यूएशन मेरे द्वारा होगी. देयर विल बी नो एक्सटर्नल कंटेंट राइटर और इवैल्यूएटर एंड ऑल दैट. इट विल बी डन बाय मी. सो प्लीज डू जॉइन इन दिस क्रैश कोर्स. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, गोइंग टू बी वेरी वेरी एनरिचिंग फॉर you. Most of my students, they have made it very big in the last UPSC paper. Some of them, of course, they reached to the interview stage, but they are yet to clear. They couldn't clear the interview. But nevertheless, I worked really hard with many students, many rankers, and I would want to, and I would love to work very hard with you. And if you are a serious aspirant, और अगर आप सच में अपने एसे के कॉन्सेप्ट्स को, अपने एसे के फंडामेंटल्स को रीवैम करना चाहते हैं, ओवरहॉल करना चाहते हैं, प्लीज डू गेट इन टच विद मी. यहां पे हमारा टोल फ्री नंबर है. I would love to help you. I will see you soon. Thank you.